5 विषय है उसमें। तो पहला विषय है कि आदरणीय काजी साहब को पद्मश्री इससे नवाजा जाए, ऐसी गुजारिश करना चाहते हैं। आप सभी का उस पे समर्थन है, बुलाई गई है। तो मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए प्रेरित करूं। तो आदरणीय रविंद्र तो इस विषय पर अपना हेलो ताम्रध्वज बात जी, अपनी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आप रुके। हाँ सर, स्पष्ट आवाज नहीं आ रही अभी। हाँ ठीक है, मेरी मिल रही है ना? वो एरर आ रहा है इसमें। नहीं, मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है? हाँ, तो बहुत धीमी धीमी सुनाई पड़ रही है। हाँ, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आपके यहाँ। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बारिश की वजह से नहीं, आवाज आ रही है सर, कनेक्टिविटी प्रॉपर्ली। थोड़ी है। हाँ ठीक है, मैं आज आप लोगों को अपने सामने देख करके अत्यंत प्रसन्नचित्त हूँ और सभी को स्वस्थ और खुश देखकर हमें भी दिल से प्रसन्नता हो रही है। तो आज के इस खुशनुमा माहौल में हम जितने भी सारे मेंबर मौजूद हैं, उन्हीं के सामने आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने वाले हैं। तो ये समस्त जो प्रस्ताव हैं, पहले हमारे सेंट्रल गवर्निंग बॉडी ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पटल पर रखी जानी चाहिए थी, लेकिन यह जो बैठक में पदाधिकारियों के उपस्थित होने की संख्या है, उसके दृष्टिकोण से यह देखा जाए कि वहां पर अभी उतनी संख्या जो हमारी होनी चाहिए सेंट्रल गवर्निंग बॉडी की, उसमें उतनी संख्या नहीं हो पाती है जिससे हम कोई प्रस्ताव वहां चर्चा कर पारित करवा सकें। इसलिए बेहतर ये है कि जितने भी हमारे ISMP परिवार के पदाधिकारी मौजूद हैं, उन्हीं के बीच चर्चा करके हम इसे आम सहमति के रूप में बनाना चाहते हैं। तो ताम्रध्वज जी ने आज के कुछ विषयों को रखा है जो पहले आप घोषित किए जा चुके थे, लेकिन अभी कुछ और विषय भी शेष रह गए हैं, तो उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक ये सूचना देनी है कि जो ISMP 2023 के लिए जो अपने सम्मान की घोषणा करता है, उसमें अभी और संभावना है, जो संभवतः कल तक अंतिम रूप दे करके आप लोगों के सामने आ जाएगा। उसमें और भी सम्मान शामिल किए जाने हैं। तो आज हम सबसे पहले इस पर चर्चा करने वाले हैं कि एक ऐसे महान व्यक्तित्व, अनुकरणीय चरित्र के धनी स्वर्गीय
निजामुद्दीन काजी साहब, जो कोल्हापुर के स्वातंत्र वीर हैं, उन्होंने अपनी जान आज़ादी की लड़ाई में गंवाने पर मजबूर हुए थे और उनकी बाद में ये घुट घुट करके मौत कारण बनी थी। और वो आजन्म अपने इन सिद्धांतों पर अड़े रहे कि समाज में राष्ट्र सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा बनी रहनी चाहिए, और इसके लिए वो निरंतर प्रयासशील भी रहे। उन्होंने बिना दूसरी जातियों में, धर्मों में भेद किए अपना जो योगदान रहा स्वतंत्रता में, उन्होंने उस लड़ाई को पूरी जिम्मेदारी और मजबूती से हार दिया और उसमें वो सफल भी रहे। तो ऐसे महान व्यक्ति को आज हम लोग स्मरण भी कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि उनके लिए भारत सरकार से जो पद्मश्री पुरस्कार दिया जाने वाला है, उसको ISMP अपनी तरफ से ये मांग भारत सरकार के समक्ष रखे और यह मांग ISMP महाराष्ट्र द्वारा भेजी जानी चाहिए। तो इस संबंध में हमारा ये भी मत है कि स्वातंत्र वीर निजामुद्दीन काजी साहब के सबसे लायक और सबसे सकारात्मक पुत्र, जो हमारे ISMP परिवार में भी हैं, श्री NM काजी साहब, वो उनसे जो संबंधित जो सारी जानकारी है, जो उपलब्धियां हैं, वह हमारे महाराष्ट्र ISMP को उपलब्ध कराएं, ताकि महाराष्ट्र काउंसिल इस पर आगे बढ़ सके। तो पहला प्रस्ताव यही है, इस पर हमें आप सभी से स्वीकृति की आवश्यकता है, और मैं चाहूँगा कि इस विषय पर संक्षिप्त में बस 2 मिनट अपनी बात आप लोग यहाँ पर साझा करें। इसके लिए मैं सबसे पहले आदरणीय कौशल मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात यहाँ पर रखें। नमस्कार। मैं इस चीज का अनुमोदन करता हूं कि हम लोगों ने जल्दी से जल्दी प्रयत्न करना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ISMP की तरफ से काजी साहब के लिए पद्मश्री की उपलब्धि करवाने के लिए हम प्रपोजल पेश कर दें। उसकी तारीख 15 सितंबर तक ही है। प्रपोजल प्रस्तुत करने की तारीख जो है वो अंतिम तारीख 15 सितंबर है। इसलिए सबका अनुमोदन आज ही लेकर हम अपना कार्य शुरू कर दें, जिससे समय पर सब काम हो जाए। तो मैं काजी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो उनकी जीवनी के सभी जो प्रसंग हैं उनको हमारी तरफ जल्दी से जल्दी भेज दे, और सेंट्रल बॉडी को भी एक कॉपी भेज दे, जिससे वो फॉर्म भर के हम लोग जल्दी से जल्दी प्रस्तुत कर सकें सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बस सर इतना मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।
और ये अगर हमको प्रस्तुत करना है तो बहुत शीघ्रता से इसको प्रपोजल को सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रस्तुत करना पड़ेगा सर। वो क्या है, लंबा चौड़ा उनका वो रहता है, स्क्रिप्ट रहती है, वो पूरा भरना पड़ेगा। क्या काजी साहब हैं तो उनसे अनुरोध जी करेंगे। हाँ, आवाज नहीं आ रही है सर। जी, आवाज आ रही है। धन्यवाद कौशल जी। इसके बाद मैं यहाँ पर श्री तहसीलदार असगर अली साहब हैं, उनसे मैं तो शब्द इस पर सुनना चाहूंगा इस विषय पर। नमस्ते सर, सभी को मेरा प्रणाम। आज की मीटिंग में हमारे मीटिंग के चेयरमैन सम्मानीय चंद्रशेखर जी तथा कौशल मिश्र जी, इनामदार साहब, काजी साहब, बोरकर साहब और अन्य सभी जो उपस्थित हैं, उन सबको मेरा सबसे पहले प्रणाम। और आज के दिन जो इस मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित होने जा रहे हैं, उन प्रस्तावों के लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। साथ ही साथ एक बात जो अभी बताई गई, कौशल मिश्र जी ने जो बताया, जो हमारे फूफा, हमारे अंकल निजाम साहब काजी, स्वातंत्र निजाम काजी, इनका जो कार्य है वो हमारे भाई साहब बताएंगे, काजी साहब। मगर यह मुझे बड़ी खुशी की बात हो गई, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे इस ISMP के द्वारा ये हमारे फूफा जी स्वातंत्र निजाम काजी, इनको पद्मश्री के लिए हम सरकार के लिए प्रस्ताव भेज रहे हैं। यह बड़े खुशी की बात है। और जैसे कौशल जी ने बताया, वह प्रोसीजर जरा लंबा चौड़ा होता है और इसलिए हमें जैसे बताया गया अभी, जल्द से जल्द उसके बारे में खाना पूर्ति करनी है या और जो कुछ बातें उसकी पूर्तता करनी है, उसके बारे में हमें 15 सितंबर जो बताया गया उसे करना आवश्यक है। और इसके लिए यहाँ पर हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए और कार्यरत होना चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद तहसीलदार साहब। हाँ, धन्यवाद सर। अब मैं श्री रविंद्र डी इनामदार जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। हेलो, सर्वांना नमस्कार। सर्वांना नमस्कार। या सभेचे अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर जी, कौशल जी, हमारे तहसीलदार जी और काजी साहब, आपने ये बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है। जिनका काम इतना अच्छा है कि वो आपको सादर करना ही जरूरी है। मैं इसके लिए अनुमोदन करता हूँ कि इसको ये पुरस्कार मिलना ही चाहिए। इसलिए आप डिटेल्स ज्यादा से ज्यादा उनको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जो कौशल जी मिश्रा ने बोला है कि वो फॉर्म रहता है, वो बहुत बढ़िया रहता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको माहिती देनी पड़ेगी उनकी। और काजी साहब वो करेंगे जरूर, उनके कुछ फोटोग्राफ्स होंगे, कुछ क्या होगा, वो सब डॉक्यूमेंट तैयार करके वो भेज दो। और आपकी टीम ISMP अच्छे काम के लिए आगे बढ़ती है। ये बहुत खुशी हुई कि जिनका काम अच्छा है, समाज के लिए दिशा दर्शक काम है, और वो लोगों के सामने आ जाएगा। आप मैं मन से ये दुआ करता हूँ कि उनको पद्मश्री मिले और आपके चंद्रशेखर जी और काजी मिलकर उसका प्रस्ताव, प्रपोजल जल्द से जल्द सबमिट करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद रविंद्र जी। मैं डॉक्टर साहिद अली जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। जी नमस्कार सर, सभी को सादर अभिवादन। मैं थोड़ा सा 10 मिनट लेना चाहूंगा। 10 मिनट के बाद मैं अपनी बात रखूंगा। 10 मिनट के बाद
अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। जी ठीक है। हाँ, डॉक्टर चेतन भट्ट जी, आप रखें। डॉक्टर चेतन भट्ट जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ सर, आप आ रही अब आई है आवाज सर। जी जी जी, सर, बोलिए मंच बोलिए। पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपको नमस्कार, और उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आप सभी को नमस्कार मेरा। मैं अभी सुन रहा था जब सबसे पहले ताम्रध्वज बोरकर साहब ने जो प्रस्तावना रखी आज की मीटिंग की, उसके बाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने सभी लोगों से पद्मश्री के लिए काजी साहब को नामित करने और पूरे ISMP का समर्थन देने के लिए जो स्वीकृति प्रदान करने के लिए कहा, तो मेरा सर पूरा सहयोग और समर्थन दोनों हैं। साथ ही मैं ये कहना चाह रहा था कि इससे बढ़ के गौरवान्वित होने वाली हमारे लिए कोई बात नहीं होगी कि न केवल महाराष्ट्र स्तर पर बल्कि पूरे देश स्तर पर, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें कि हमारे ISMP का कोई सदस्य अगर पद्मश्री जैसे पुरस्कार के लिए नामित हो और आने वाले समय में हम सभी का सहयोग रहा और पूरी तरह से सारी चीजें स्वीकृत रहती हैं, तो मेरी पूरी इच्छा और अभिलाषा है कि उनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाए। और अभी जैसा कौशल सर बता रहे थे 15 सितंबर चूंकि लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो आज मुझे लगता है कि 25 तारीख हो गई, अब समय काफी कम है, 19 दिन का। इतने कम समय में कैसे काजी साहब और सभी सदस्यगण मिलके किस तरह से फॉर्म, उनका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। थोड़ा सा मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन अगर सबका सहयोग रहेगा तो आसानी से ये काम किया जा सकेगा सर। जी धन्यवाद चेतन जी, धन्यवाद। मुझे सर जी धन्यवाद सर, नमस्कार। अब मैं श्री ताम्रध्वज बोरकर जी से चाहूंगा कि वो आए अपनी बात रखें। आज जो प्रस्ताव रखा हुआ जिस आपको पद्मश्री पुरस्कार मिलना चाहिए, इसके लिए हमारा पूरा ISMP टीम और हम गौरवास्पद और आनंददायक उत्साह पूर्वक उनको पद्मश्री के लिए हम समर्थन देता हूं, मैं खुद और सभी पदाधिकारी योग की तरफ से भी ये गौरव महसूस कर रहे हैं। ये पुरस्कार का उनको मिलना चाहिए, उनका काम ही वैसी किया है उन्होंने देश के लिए। हेलो ताम्रध्वज जी, धन्यवाद। अब मैं श्री अखिलेश चंद्र शुक्ला जी से चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद आदरणीय, सभी को सादर यथोचित अभिवादन। मैं अखिलेश चंद्र शुक्ला सर बहुत गर्वित हूँ कि हमारी संस्था ने इस तरीके से एक महान व्यक्तित्व के लिए कुछ इस तरीके की चीज़ों पर काम किया है। और अगर काजी साहब तो ईश्वर करे शीघ्र ही पुरस्कार मिले तो हम सबके लिए आजीवन और कई पीढ़ियों के लिए एक सबक और अध्याय मिलेंगे कि हम किस तरीके से समाज में अपनी उपादेयता दें। आदरणीय, आपका ये प्रस्ताव सर्वसम्मत से माननीय है और हम सबके लिए गौरव की बात है कि अगर इस तरीके की कोई पुरस्कार हम सबके लिए बीच पे आते हैं, हमारे बीच कोई सदस्य भी चाहते हैं, तो हम सबका गौरव बढ़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि शायद शीघ्र ही हमारे बीच एक ऐसा पद्मश्री अवार्डी व्यक्तित्व का नाम हमारे बीच हो। हम सभी शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि काजी साहब को इस पुरस्कार से नवाजा जाए। धन्यवाद।
धन्यवाद। अब मैं आदरणीय बड़े भाई शाहनवाज कादरी साहब दिल्ली से वापस आ गए हैं। मैं इनसे भी सुनना चाहूँगा कि स्वतंत्र वीर निजामुद्दीन काजी को ISMP महाराष्ट्र की तरफ से केंद्र सरकार को पद्मश्री पुरस्कार के लिए पत्र भेजने की योजना है। इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कादरी साहब, आप इस पर अपनी राय रखें। नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। देर से आने का के लिए क्षमा। और इस विषय पे कोई हमारे ख्याल से अपने जितने मित्र लोग हैं, किसी को कोई वाद विवाद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इस पे तो जिसे कहते हैं ब्लाइंड सपोर्ट है और प्रयास जो है संयुक्त किया जाना चाहिए। हमारी पूरे तरीके से ये इच्छा है कि इस सम्मान को काजी जी को मिले। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने महाराष्ट्र की कई किताबें देखी। जंग आज़ादी में राष्ट्रीय किताबों में जिक्र इनका बहुत कहीं मामूली सा है। अगर ये इनके लोग या वहाँ के हमारे मित्र इंटरेस्टेड हों तो हमारी अगली किताब भी तैयार हो रही है 1857 की। तो उनका कुछ हमको अगर चैप्टर मिल जाएगा तो हम उसमें शामिल कर देंगे। और आप सब लोगों के लिए ये प्रसन्नता की बात है कि हमारी लिखी किताब अब कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ी और देखी जा रही है। तो उसमें हम शामिल करके हम भी गौरवान्वित होंगे और बाकी देश के क्षेत्रों में उनका नाम जाएगा। तो इसमें कोई वो नहीं है। हमारे लायक जो इसमें ड्यूटी होगी, जो भी होगा चंद्रशेखर जी कहेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। और पूरा समर्थन है, भरपूर समर्थन है, मन से समर्थन है। और हमारे जो भी सहयोग होगा मैं उसके लिए करूँगा। धन्यवाद आदरणीय शाहनवाज कादरी साहब। अब हमारे बीच में डॉक्टर शाहिद अली जी आ गए हैं। डॉक्टर शाहिद अली जी, आप आए। हेलो जी नमस्कार सर। मुझे आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी, आ रही है। कि सभी को सादर मेरा अभिवादन। माननीय चेयरमैन साहब ने जो प्रस्ताव रखा है निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें जितना महत्वपूर्ण उन्होंने प्रस्ताव रखा है और उसी संवेदनशीलता के साथ में इसको, जैसा कि आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि 15 सितंबर लास्ट डेट है, तो समय काफी कम है। और उस लिहाज से कि बेहतर होगा कि हम इसे अच्छी तैयारी के साथ में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करें सरकार के समक्ष। और इसके लिए एक कमेटी ISMP की तैयार होना चाहिए। एक कमेटी बना ली जाए जो काजी साहब के जितने भी उनका जो योगदान है उसको एक अच्छे तरीके से उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सके। और डॉक्यूमेंटेशन करके जो एप्लीकेशन में जो रिक्वायरमेंट है उसे उस रिक्वायरमेंट के अनुसार फुलफिल करके जितनी जल्दी हो उसको मेल के वो पहले भेज दिया जाए, बाद में रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से भेजा जाए। तो ये तो उसकी एक अनिवार्य जो है फॉर्मेलिटी है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा और तीसरा फेस है वो है कि हम सबसे पहले अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें, भेजें सरकार के समक्ष। लेकिन जो वहाँ के स्थानीय सांसद हैं और वहाँ के स्थानीय प्रभारी जो मिनिस्टर होंगे उनके माध्यम से भी इसका प्रस्ताव अनुशंसा जाना चाहिए। और वहाँ ISMP के जो सदस्य हैं वो उनको अप्रोच करें कि ये सरकार के पास सांसद महोदय के द्वारा वहाँ के जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं या
महाराष्ट्र सरकार के जो गृह मंत्री हैं उनके माध्यम से भी ये अनुशंसा जानी चाहिए। तो ये एक उसका फेस होगा। और दूसरा फेस, तीसरा जो फेस होगा वो ये होगा कि दिल्ली में माननीय गृह मंत्री जी से मिलकर आईएसएमपी के जो सदस्य हैं उस अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचकर उनको अपना एक ज्ञापन प्रस्तुत करें, एक रिप्रेजेंटेशन दें कि आईएसएमपी का इस प्रस्ताव पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए और निश्चित रूप से माननीय गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी तक यदि हमारा आईएसएमपी का प्रतिनिधिमंडल जाता है और इस प्रस्ताव को रखता है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी और अच्छी एक सफलता मिल सकती है। और आईएसएमपी के इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर हमारी भी सहमति है, सभी की सहमति है और बहुत अच्छा प्रस्ताव है कि ये कदम आईएसएमपी के द्वारा उठाया जा रहा है। जी धन्यवाद जी डॉक्टर शाहिद अली जी, धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आपके इस सुझाव पर आईएसएमपी महाराष्ट्र गंभीरता से सुन रहा है और उसे इस संबंध में जो भी प्रक्रियाएं हैं वो आप उनके साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क में रहकर उनके साथ इस संबंध में आप उनको मार्गदर्शन और सहयोग दे सकते हैं। जी जी। तो ऐसा हम आपसे आग्रह भी करते हैं और आईएसएमपी महाराष्ट्र के सम्मानीय चेयरमैन श्री कौशल मिश्रा जी से भी इस संबंध में अनुरोध है कि वो श्री डॉक्टर शाहिद अली जी से बराबर संपर्क में रहकर इसको त्वरित कार्य को पूरा करें, जिससे कि ये जो महत्वपूर्ण जो अवसर है वो हाथ से निकलने न पाए। अब मैं आदरणीय श्री एनएन काजी साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। 2 मिनट में अपनी बात रखिए काजी साहब। आईएसएमपी के सारे पदाधिकारियों को मेरा नमस्ते। मैं अभी बहुत भावुक हो गया हूं कि ईश्वर ने आप सबसे मेरी मुलाकात की। जिंदगी में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए, हजारों लोगों से मुलाकात होती रही, लाखों लोगों से मैं जुड़ गया। कितने तो लोग आ गए, रिश्तेदार आ गए, लीडर आ गए, लिटरेचर वाले आ गए, मगर ये सोच लेके चलने वाला ये पहला संगठन है। इसलिए आईएसएमपी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये पहला कदम उठाया कि स्वतंत्र निजामुद्दीन काजी को पद्मश्री मिलना चाहिए। बहुत से लोग चाहते थे और एक्चुअली कदम पहला उठाया आईएसएमपी वालों ने। तो मेरे पिताजी के बारे में मैं क्या कहूँ, यानी कि खुद उनका मैं लड़का होने की वजह से, यानी कि सिर्फ उनके दिमाग में देश और कुछ भी नहीं था। एकदम फटे पुराने कपड़े पहनकर चाहे जहाँ भी जाते थे वहाँ पर उनके लोग रिस्पेक्ट करते थे। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो या इंदिरा गांधी हो, सब लोगों ने उनका रिस्पेक्ट किया था। उनके बारे में बहुत लिखा भी गया है महाराष्ट्र लेवल पर, मराठी में लिटरेचर उनके बारे में बहुत लिखा गया है। और नेशनल लेवल पर उनकी किताब सिर्फ एक ही प्रकाशित हो गई है कि आज़ादी की धुंधली तस्वीरें, ग्वालियर के मोहम्मद उमर गुल ने लिखा है। उसमें कम से कम 20-25 पेजेस उन्होंने उनके बारे में लिखा है। तो ये पद्मश्री मिलने के लिए जो पहल की जा रही है आईएसएमपी के जरिए से, इसमें जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि हमारे ग्राम पंचायत का ठहराव लगेगा, प्रांत का लगेगा, कलेक्टर का लगेगा, एमपी का लगेगा, एमएलए का लगेगा, इन लोगों की सारी सिफारिश लेनी पड़ेगी मुझे। और वो भी कौशल मिश्रा जी को, अगर वो जो फॉर्म जो बड़ा है उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए उसकी अगर मेरे पास लिस्ट आ गई तो मैं 2-4 लोगों को काम में लगा के सारी चीज़ें इकट्ठा कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी कि आपने इस पहल को, पद्मश्री देने के पहल को आपने उजागर किया और सबके सामने ला के रखे गया। और मेरे साथियों ने सब लोगों ने इसे उठा कर पकड़ा और सब लोगों की चाहत है कि मिल जाए। तो भगवान करे कि सब लोग कोशिश करेंगे और ये कामयाबी मिल जाएगी। जी काजी साहब,
ये ISMP की जो विचारधारा है उसके अनुकूल है और हमारा ये प्रारंभ से ही प्रयास रहा है कि हम समाज में एक रचनात्मक सकारात्मक कार्य करते रहें, जिससे कि हम सही दिशा में लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। तो इसमें तो ISMP ने अपना कर्तव्य निर्वाह करने का प्रयास किया है। इसमें हमें तो बल्कि परिवार की तरफ से अपने आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहिए कि आपने अपनी सहमति दी है कि आपके परम आदरणीय पिता को सम्मान मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद काजी साहब। और आदरणीय कौशल मिश्रा जी से भी अनुरोध है वो इस दिशा में शीघ्रता से और गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करने के लिए डॉक्टर शाहिद अली जी और आदरणीय श्री NN काजी जी के साथ बराबर संपर्क में रह करके इस कार्य को पूर्ण करें, यही मेरी अभिलाषा है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अब दूसरा जो हमारा विषय है उसमें सेंट्रल गवर्निंग बॉडी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये बल्कि एक नई परंपरा की शुरुआत की है, जो कि हमारे परिवार के अनमोल रत्न की तरह रहे, उनका योगदान रहा और वो हमेशा प्रेरित करते रहे और इसने पूर्ण संबंध बनाए रखा और भरोसे को जगाया। तो हम अपने परिवार के सदस्यों को ये सम्मान अर्पित करना चाहते थे और इसके लिए पहला नाम हमारे यहाँ स्वर्गीय मोहनलाल मिश्र धीरज, उन्नाव के वरिष्ठ साहित्यकार, वकील, कवि, मानवता के पक्षधर, वो हमारे परिवार के अमूल्य रत्न थे, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई इसी वर्ष के शुरुआत में। तो हम ये जो हिंदी साहित्य रत्न सम्मान वर्ग में हमने उनके नाम से एक सम्मान जोड़ा है, स्वर्गीय मोहनलाल मिश्र धीरज साहित्य नवांकुर, जो साहित्य में नवांकुर के रूप में उभरने वाले लोग हैं, जो साहित्य सृजन कर रहे हैं, उनको प्रेरित करने के लिए उनके नाम से एक हम सम्मान अर्पित करने का निर्णय कर रहे हैं। तो इस पर आप सभी की सहमति चाहिए। केवल एक वाक्य में आप लोग बताएं, इस पर अपनी भी राय व्यक्त करें। सबसे पहले डॉक्टर शाहिद अली जी, आप ही से सुनना चाहूंगा। नहीं, बहुत अच्छा है आपका ये प्रस्ताव, पूरी तरह सहमत है और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही अच्छी पहल आपने की है और पूरी सहमति। धन्यवाद। आदरणीय कौशल जी। हाँ सर जी बताएं। ये आपकी सर बहुत अच्छी पहल है। इससे ऐसा होगा कि नए लेखक, नए कवियों को थोड़ा सा मौका मिलेगा और मिश्रा साहब के नाम से माने एक नए उसका सृजन होगा एक अपने ISMP में। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, इसका मैं अनुमोदन करता हूँ और ये कंटिन्यू रहे, जल्दी से जल्दी हो
यही कामना करता हूँ सर। जी जी, धन्यवाद। आदरणीय शाहनवाज कादरी साहब। कादरी साहब सुन पा रहे हैं? काजी साहब। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज आई? जी, कादरी साहब हाँ, जी आ रही है। बिल्कुल बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छी पहल है, मैं इसका समर्थन करता हूँ और इस तरीके के काम करने के लिए आपको साधुवाद। धन्यवाद कादरी साहब। जी, तहसीलदार साहब बोलिए। हाँ जी सर। हाँ सर, जी सर। हाँ, ये तो एक साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणादायी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और इस बात के लिए मेरा आपके विचारों के लिए समर्थन है। धन्यवाद। डॉक्टर चेतन भट्ट जी। हाँ सर, बहुत बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रस्ताव आपने रखा। इससे जो युवा साहित्यकार होंगे या जो वरिष्ठ साहित्यकार होंगे, इन दोनों लोगों को प्रोत्साहन देने में काफी मदद मिलेगी। और साथ ही ISMP के बैनर के तले अगर ये काम किया जाएगा तो ये हमारे संस्थान के लिए भी बड़ा गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करेगी सर। बहुत अच्छा। जी धन्यवाद। आदरणीय रविंद्र डी इनामदार जी। प्रस्ताव ये अच्छा है और ये अपना ISMP है तो नए लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए आपने बनाया है। आपके तो बेसिक तैयार है, आपकी विचार सरणी जो है वो लोगों तक जाने के लिए ये अच्छा उपक्रम रहेगा। उसमें जैसे मिश्रा जी बोले, लेखक या कवि या उनको प्रोत्साहन कैसा मिलेगा और उनके आर्ज आपके पास कैसे आएंगे, वो पूरे देश के लिए होगा। इसके लिए हमें अभिनंदन है उसके, और ये प्रस्ताव के लिए हमारे अनुमति है। कुछ अगर उसको फंडिंग करनी है तो उसका भी सोचना पड़ेगा, कोई तो पारितोषिक देना पड़ेगा या प्रमाण पत्र या कुछ तो देना पड़ेगा। तो 3-4 सब्जेक्ट में जैसे शाहिद अली साहब बोले, उसको 4 वेगवेगळे कॉलम करके एक लेखक, कवि या कुछ चित्रकार, या अभी वो चित्रकार की भी बहुत जरूरत है। जो व्यंग्य चित्रकार रहते हैं छोटे छोटे, इसमें बहुत बढ़िया बता देते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी इसमें तो पारितोषिक का आयोजन किया जाए तो अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया नहीं करने का, छोटा करने का, लेकिन स्टार्ट तो हो जाएगा। और ये मुझे खात्री है कि ISMP अगले 2-4 साल में बहुत बड़ा देश में प्रस्ताव करेगी। अच्छा है सर, और ये प्रस्ताव के लिए मेरी अनुमति है, कोई बात नहीं है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। इस पर जो आपने और सुझाव दिए उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तत्काल इस पर कोई निर्णय नहीं किया जाएगा। और आदरणीय श्री NN काजी साहब। सर, नए साहित्यकार हैं जो आंदोलन के उभरने वाले हैं, उनको पलने फूलने के लिए ये प्रेरणादायी पुरस्कार या उनको सम्मान करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी पहल की है, इसका मैं अनुमोदन करता हूँ। धन्यवाद काजी साहब। डॉक्टर चेतन भट्ट जी। हाँ सर जी, मैंने इस संबंध में सर अपनी बात रख दी है सर। जी जी जी, धन्यवाद। ताम्रध्वज बोरकर जी। बहुत अच्छा सुझाव और बहुत अच्छी पहल है सर। मेरा पर्सनल और ISMP के सभी पदाधिकारियों की इसको बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छा पुरस्कार देने का जो सोचा है वो मेरी अनुमति है उसके लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब मेरा जो तीसरा विचारणीय विषय है, विषय तो नहीं है आज, चूंकि एक ऐसे याद करने का, एक ऐसे शख्सियत का भी मौका है, दिन तो हम नहीं कर सकते, जो भारत में निर्भीक पत्रकारिता की नींव डालने वाले, या यूं कहें कि यहाँ के अखबारों को
यहाँ के लोगों की आवाज बुलंद करने का जो बीड़ा अंग्रेज होकर के भी उन्होंने यहाँ पर उठाया था उस ब्रिटिश इंडिया कंपनी के काल में, वो सर सिल्क जेम्स बकिंघम का नाम आता है। और लोग हैं, लेकिन सिल्क बकिंघम ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने कई अंग्रेज अफसरों के भ्रष्टाचार, अनैतिक कृत्यों का विरोध किया था, जिस पर अंग्रेज की सरकार ने उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की और उनको यहाँ से देश निकाला भी दे दिया गया। उनके अखबार पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। तो हम केवल 5 मिनट सुनना चाहेंगे। हमारे सामने डॉक्टर शाहिद अली जी हैं और डॉक्टर चेतन भट्ट जी। डॉक्टर शाहिद अली जी, आप थोड़ा उनको श्रद्धांजलि दें, सर सिल्क जेम्स बकिंघम को। 5 मिनट। जी जी जी। भारत की पत्रकारिता में यदि उसको एक प्रभावशाली तरीके से पोस्ट करने का यदि काम किया है तो सबसे बड़ा काम सर सिल्क के नाम से जाना जाता है। और शायद ही ऐसा कोई संस्थान हो मीडिया का जहां यदि हमें पत्रकारिता की प्राथमिकता शुरू करना है तो सबसे पहले सर सिल्क बकिंघम से ही शुरू होता है। कि उनका जो योगदान है पत्रकारिता के क्षेत्र में, भारतीय पत्रकारिता को जिस तरह से उन्होंने एक अपना विशेष रूप से एक योगदान दिया, वो शायद आने वाले वर्षों में भी जो है उसको किसी अन्य से उसकी तुलना नहीं की। आज मौके पर हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये ISMP जैसा प्लेटफॉर्म ही है, शायद ऐसा कोई दूसरा देश में वैसे भी देश में पूरी पत्रकारिता के मूल्यों में जिस तरह प्राप्त हुई है सही है। तो देखा जाए तो हम ऐसे महापुरुषों को भूलने लगे हैं, हम उन्हें स्मरण नहीं करते हैं। लेकिन मैं इसको निश्चित रूप से आदरणीय चेयरमैन साहब को मैं जोड़ना चाहता हूँ कि वे बराबर से इन मूल्यों का स्मरण करते हैं और कहीं ना कहीं वो हम सबके सामने एक विमर्श के रूप में उसे रखते हैं। मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सम्मानीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ दो शब्द अपने रखेंगे। धन्यवाद। जी धन्यवाद। क्योंकि समय कम है, विषय और अभी कुछ अधिक है, इसलिए इस पर हम समय बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि डॉक्टर चेतन भट्ट भी संक्षिप्त में बात रखें यहाँ पर। सर सिल्क जेम्स बकिंघम को आप सही दें। जी सर। जी सर धन्यवाद। मैं भी यही चाहता हूँ सर कि जिस तरह से निर्भीक सामने रखें। कौशल जी बाहर हो गए क्या? जी सर। जी हाँ सर, मैं भी यही कह रहा था कि चूंकि निर्भीक पत्रकारिता की जब भी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जब भी देखते हैं तो जेम्स अगस्टस हिकी के साथ साथ जब हम बाकी अन्य शुरुआती दिनों के जो रचनाकार रहे पत्रकारिता क्षेत्र में जो योद्धा माने जाते रहे, उनमें इनका नाम सबसे काफी ज्यादा प्रचलित है कि जब इतिहास में हमने पढ़ा था, जब अब इसके
स्टूडेंट के रूप में जब हम अध्ययन कर रहे थे, तो निर्भीक और स्वतंत्र जब निष्पक्ष पत्रकारिता की बात आती थी, तो हम इनको पूरी तरह से पढ़ते रहे। और इन्होंने जिस तरह से निडर होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी आवाज रखी, सामाजिक रूप से पूरी तरह से इन्होंने लोगों को सचेत करने का काम किया, जागरूक करने का काम किया, तो उस रूप में हम इन्हें एक श्रद्धांजलि के रूप में हम सभी को मिलकर इनकी श्रद्धांजलि समय समय पर बनानी चाहिए। क्योंकि सिल्क जेम्स बकिंघम जब हम पहली बार कभी किसी क्लास में या बच्चों के सामने हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो कई बार जो विद्यार्थी होते हैं तो उनका प्रश्न होता है कि सर ये नाम तो विदेशी है या मतलब ब्रिटिश या अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है। तब उन्हें बताना पड़ता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप यदि इनके जीवन को पढ़ेंगे या जीवनी को पढ़ेंगे, जीवन के जो कार्य रहे हैं, प्रमुख कार्य, उनको, इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे या इनके बारे में कहीं अगर आपको पढ़ने को मिलता है, तब आप समझेंगे कि इन्होंने भारत के लिए या भारत में पत्रकारिता के विकास के लिए किस तरह से अपना योगदान दिया। सर, इन्हीं सब बातों को याद करते हुए मैं अपनी तरफ से और सभी सम्मानित सदस्यों की तरफ से इनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। सर, धन्यवाद। धन्यवाद। अब चौथा जो हमारा विषय है, ISMP संकल्प अभियान की सक्रियता पर थोड़ा सा हमें विचार कर लेना चाहिए। और इसके लिए जो संकल्प अभियान में जिन आदरणीय सदस्यों को शामिल किया गया है, कुल 8 लोग हैं जो कि अपने क्षेत्र के परिपक्व हैं, मजाए हुए हैं, गंभीर हैं, उनको रखा गया है। और इस ISMP संकल्प अभियान के जो कन्वीनर हैं, जो संयोजक हैं, हमारे महाराष्ट्र ISMP के असिस्टेंट चेयरमैन श्री NN काजी साहब हैं। उनके ही नेतृत्व में इस अभियान को सक्रिय किया जाना है, धार दिया जाना है। और ये ISMP संकल्प अभियान की परिकल्पना इसी वर्ष जनवरी में, जब हम लोग AGM के सिलसिले में कोल्हापुर में थे, वहीं पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम लोगों ने ये संकल्प किया था कि सांप्रदायिकता के विरुद्ध जन जागरण अभियान, भाईचारा बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श और जाति और धर्म के जो अंधविश्वास हैं, जो हथकड़ियां हैं जिनसे कि सारे लोग ग्रसित हैं, इसको भी मुक्त कराने के लिए समय समय पर स्कूली बच्चों के साथ कार्यक्रम को चलाया जाना चाहिए। और वही छत्रपति साहू जी महाराज को भी श्रद्धांजलि हम लोगों ने दी थी। तो वहाँ के जो 2 बड़े हमारे सामने व्यक्तित्व हैं, उन्हीं के आदर्शों को स्वीकार करते हुए और इन मुद्दों पर ये जन जागरण करने का प्रयास किया गया है, जिससे कि ISMP संकल्प अभियान के नाम से पहचाना जाएगा। तो इसमें काजी साहब और आदरणीय शाहनवाज कादरी साहब अभी थे, उन्होंने शायद इसको लीड कर दिया है। इसके अलावा प्रोफेसर अशोक कुमार पोद्दार हैं, लालजी गुप्ता हैं,
चौधरी राजेंद्र हैं, सुदीप सोनावाने जी हैं, और श्री विजय देश पांडे जी हैं, तहसीलदार असगर अली साहब हैं। इन लोगों को लेकर 8 लोगों की ये संकल्प अभियान बनाया गया था। आज इसमें हम केवल प्राथमिक तौर पर इन लोगों से गुजारिश ये करना चाहते हैं कि काजी साहब के पास पूरी सूची है, सभी का संपर्क नंबर है, और उनका स्वास्थ्य इजाजत दे तो इस पर लोगों को एक कम से कम अपनी एक ऑनलाइन बैठक कर लें, अपने लोगों को बुलाकर उस पर कुछ चर्चा करें, जो आपका उद्देश्य है उसको कैसे पूरा किया जाए। तो इस पर मैं आज केवल अनुरोध ही कर सकता हूं, और बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है आदरणीय काजी साहब के स्वास्थ्य पर, उनकी सक्रियता पर। तो काजी साहब से भी मैं 2 शब्द इस पर सुनना चाहता हूँ। जी चंद्रशेखर जी, कोशिश तो करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। सेहत तो मेरी अच्छी है, अभी थोड़ी सी डॉक्टर की सलाह लेकर काम करना शुरू कर दूंगा। और एक ऑनलाइन मीटिंग इमीडिएटली, जो 8 लोग आपने बताए, मिश्रा जी के पास मेरे ख्याल से उसकी लिस्ट है पूरी, या तो आपके पास जितने जो आपके मेंबर हैं ISMP संकल्प अभियान के, उन जितने लोग हैं मेंबर हैं संयोजक से, सभी के पास सभी के नंबर हैं, और मैंने PDF में भेज रखा है सभी के पास। तो अगर आपके पास नहीं होगा तो मैं दोबारा फिर से भेज दूंगा, आप उनसे संपर्क आप कर सकते हैं। जी करेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, जैसा आपका स्वास्थ्य इजाजत दे, अभी पूरी तरह से अपने चिकित्सक से राय मशवरा लेकर के शुरू करेंगे। प्रस्ताव के लिए डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा मुझे। जी जी जी, धन्यवाद। अब एक प्रस्ताव बहुत पहले हम लोगों ने रखा था कि जितने हमारे सदस्य हैं, जो वैध सदस्य हैं, सदस्य का मतलब ये नहीं कि केवल उपस्थिति से मतलब है, वैध सदस्य का मतलब है कि आप पूरी तरह से विधिवत सदस्यता ग्रहण किए हो, आपने पूरा वो सदस्यता फॉर्म फिलअप किया हो, शुल्क जमा किया हो, तो आपको वैधानिक सदस्य का दर्जा मिलेगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये किसी भी वैधानिक कार्रवाई के लिए भी संस्था की ओर से यह आवश्यक है। बिना इसके अभाव में हम कोई भी कार्रवाई जो कानून सम्मत है, विधि सम्मत नहीं कर सकते। तो इसमें एक है बीमा सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा पर विचार किया गया था। उसमें एक प्रस्ताव आया था कि जो बहुत सी जो बीमा कंपनियां हैं, LIC से लेकर के जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, उनकी तरफ से है सामूहिक बीमा योजना है, प्रस्ताव है, लेकिन हमें अभी जानकारी नहीं है। तो इस संबंध में हमने और लोगों को, हमारे सेंट्रल गवर्निंग बॉडी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हैं श्री महेश सेठ जी, उनका ये प्रस्ताव था। उनका कहना था कि इससे जो भी मिनिमम राशि प्रत्येक सदस्य से ली जाएगी, तो कम से कम अगर कोई ऐसी आकस्मिक घटना, दुर्घटना या मृत्यु होती है, ये मृत्यु पर ही है, तो कम से कम उसके परिवार को आजीविका के लिए नकद 2 लाख रुपए तक का या 1 लाख रुपए तक का भी हमें निश्चित नहीं है, इतनी धनराशि मिल जाती है। वो बहुत नॉमिनल होता है, साल भर का जो प्रीमियम है 100 रुपए या 200 रुपए तक है। तो इस योजना पर भी आपको विचार करने की आवश्यकता थी। तो इस तरह के
की सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि संस्थान के प्रत्येक सदस्य, अभी भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं वो संस्थान का जो अधिकृत जो सदस्यता प्रपत्र है उसको भरकर हमारे पास डाक से भेज दें या फिर ईमेल कर दें। तो ये आग्रह है, अनुरोध भी है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग केवल मुझे ही देख रहे हैं, अपने को लोग आपने अपने केवल वो डीपी लगा रखा है, तो सारे लोग एक दूसरे के सामने आए तो अच्छा रहेगा। और इस पर आप लोग अपनी सहमति दें, आप अपने विचार रखें संक्षिप्त में। मैं चाहूंगा कि जो ये सामूहिक सुरक्षा बीमा की योजना है इस पर काजी साहब पहली बात करें। आप काजी साहब। जी जी, जो सदस्यों की सामूहिक बीमा योजना है सुरक्षा पर, जो वैधानिक रूप से विधि सम्मत सदस्य हैं उनके लिए इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो इस पर जो एजेंसियां हैं, जो बीमा एजेंसियां हैं, उनसे फिर बात करने के लिए फिर आगे बढ़ा जाए। चल सकता है। जी ये बोल सकता हूँ सर, मैं बोलूं? जी, कादरी साहब या काजी साहब? काजी साहब जी, आप ऐसे पूछ रहे हैं? काजी जी जी साहब। सर जी, बीमा कंपनी वाले जो लोग हैं, अभी हमारी एज 60 के ऊपर है सब लोगों की, और वो बीमा कंपनियों का रूल्स रेगुलेशन देखो, असली के साथ होगा तो कर लेंगे। ये जो मौत है किसी के साथ, जो आकस्मिक दुर्घटना में, उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। किसी भी उम्र में लोगों को यह हादसा झेलना पड़ सकता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें जितने भी हमारे वैधानिक सदस्य हैं उनके लिए चाहे उम्र का कोई बंधन नहीं है। ये इंडिविजुअल बीमा नहीं है, ये सामूहिक बीमा है। तो संस्थान की ओर से कराया जाएगा। तो उसमें जितने हमारे मेंबर हैं, इस तरह के उनके साथ अगर कोई हादसा होता है तो उसके बाद ये जो राशि है वो बीमा कंपनी इनको मुहैया कराती है, उपलब्ध कराती है। अच्छी बात है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोग सहमत केवल हाँ में आप कह दीजिए, फिर आगे हम लोग काम इस पर करें, बढ़ेंगे आगे। जी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग बताइए। सभी लोग सामने हैं हमारे, केवल हाथ उठा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। और उसके बाद हमारा जो छठा विचारणीय विषय है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारा प्रथम एजीएम संकल्प संस्कार 2024। इसकी जो आयोजन की प्रस्तावना है वह रायपुर में प्रस्तावित है 5 और 6 अप्रैल 2025 को। तो इस संबंध में मुझे ये कहना है कि संकल्प और संस्कार, इसमें 2 धाराएं हैं जिसमें कि हम किस तरह से
अपने उद्देश्यों को धार देने के लिए उसको हम संकल्प लेते हैं और इन संकल्प है वो संस्कार है। चंद्रशेखर जी, आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? टेक्निकली कुछ डिफिकल्टी है? आवाज नहीं सुनाई दे रही सर। हमने वो परिवर्तित करके इससे इंटेलेक्चुअल सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रमोटर्स किया। आवाज बाधित है आप। थोड़ी देर में क्लियर होगा। किसको नहीं सुनाई पड़ रहा है? आ रही आवाज आ रही सर। जी, तो ये प्रथम हमारा जो एजीएम होगा, सारे मेंबर्स हमारे साथ जुटेंगे, वो रायपुर में जुटेंगे और वो हमारे सेंट्रल गवर्निंग बॉडी ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर साहिद अली जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम को संपादित किया जाना है। क्योंकि अभी जो हमारी जो स्थिति है सेंट्रल गवर्निंग बॉडी की, उसमें इस तरह के आयोजनों में तमाम तरह के जो खर्च हैं वो जुड़ते हैं और अभी वो हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है अपने निजी तौर पर हम उस ऐसे में जो संस्थान के पास अभी जो कोष है वो सभी लायक नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज आ नहीं रही है चंद्रशेखर जी। नहीं आवाज आ रही। कुछ इंटरनेट का इशू है लग रहा है। काजी साहब आप जुड़े हुए हैं? जी, निजामुद्दीन काजी साहब आप जुड़े हुए हैं? जी। अब आप तो आप हमसे अलग से फोन पे बात करिएगा जिस बारे में मैं कह रहा था। करूंगा सर, इंटरनेट शाम में करूंगा। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा जी। तो बोलिए मोबाइल पर चंद्रशेखर आ जी। गया हूँ। तो इसमें हम अपनी तरफ से जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जो जितने हमारे सम्मान घोषित किए गए हैं, उनका जो स्मृति चिन्ह है उसको हम उपलब्ध कराएंगे। बाकी और जो आयोजन कैसे किया जाना है, वहां पर क्या क्या आप कर पाते हैं, ये आदरणीय डॉक्टर शाहिद अली जी इस बारे में विस्तार से बताना चाहेंगे। तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप इस पर अपनी बात रखें, क्योंकि इसमें सावेनियर भी है, जो सर्टिफिकेट है पार्टिसिपेशन का, और जो वहाँ पर गेस्ट जो आप बुलाएंगे स्पीच के लिए, या जिनको वहाँ पर जो और आयोजन में जो और व्यवस्थाएं हैं उस संबंध में आप अपनी बात रखें तो इसको जी एक अंतिम रूप दिया जाए। जी
जी बहुत बहुत अभी धन्यवाद। मेरे पास कंसेप्ट मैंने तैयार किया हुआ है जी और ये मिल जाएगा, और मेमेंटो मैं बना रहा हूँ, और अगर आप चाहेंगे तो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी आपको हम लोगो हम आपको दे देंगे। और जो आपको प्रोडक्ट करना है, जो आपको आगे इस पर सोचना है, जो करना है, उसको आप कर सकते हैं। इसके लिए आप अधिकृत हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र जी हैं। जी साहिल जी। मेरा निवेदन है कि जो आपने दायित्व दिया है यहाँ रायपुर में कॉन्फ्रेंस का, निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि आपने रायपुर छत्तीसगढ़ को और मुझे इसके लिए चुना है, और इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि हम अपनी कॉन्फ्रेंस निश्चित रूप से करेंगे। जो अप्रैल की जो तिथियां हैं उसकी तिथियों में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अपना अप्रैल में ये आयोजन होगा। और जहां तक आपने कहा कि थोड़ा सा जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो आप उसकी कतई चिंता ना करें, वो हम यहाँ व्यवस्था करेंगे सभी तरह की। और तीसरी बात, जो आपका मेमेंटो और अवार्ड है, हम चाहेंगे कि इसको हम अपने स्तर पर छत्तीसगढ़ में ही इसकी तैयारी करेंगे। और आप उतने दूर से लेकर चलते हैं, चूंकि कॉन्फ्रेंस हमारे रायपुर में हो रही है, तो ये हमारा दायित्व तो बनता है कि इसकी तैयारी हम अपनी तरफ से करें। तो ये जरूर होगा कि आप उसे एक बार देख लेंगे, जो यहाँ मोमेंटो तैयार होंगे या अवार्ड तैयार होंगे, तो आप उसको देखकर उसका अनुमोदन कर दें। बाकी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। और खास तौर पर आपका जो आपने जहां से किया है चीजों को, पद्मश्री प्रोफेसर अंजन कुमार बैनर्जी जी, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हुआ था। अब मेरी आवाज जी जी आ रही है, आ रही है। जी तो सर आ रही है। उस पर भी हम चाहेंगे कि एक कुछ विशेष रूप से कुछ कार्य हो, और जो पत्रिका सोविनियर होगा अपना, उस सोविनियर में प्रोफेसर अंजन कुमार बनर्जी साहब के योगदान पर एक विस्तृत लेख, परिचर्चा, और उन पर दिए जाने वाले पुरस्कार, उसके विषय में कुछ अपन प्रकाशित करें। तो उसकी तैयारी जरूर थोड़ी सी पहले से करना होगी। और जहां तक प्रकाशन का सवाल है, उसके सोविनियर का, वो भी हम अपनी तरफ से तैयारी उसकी करवा देंगे। और यहाँ जो भी आप सब से मेरी गुजारिश है, और कि आप छत्तीसगढ़ जरूर आए, अपनी तैयारी जरूर रखें, और अच्छा लगेगा आप सभी लोग आएंगे। क्योंकि अभी जब हम हमारे जनाब काजी साहब ने, नूरुद्दीन काजी साहब ने वहाँ इनवाइट किया था महाराष्ट्र में, बहुत अच्छा लगा था, काफी लोग जुटे थे। और रायपुर छत्तीसगढ़ में आप सभी आ सकें, इसके लिए आपका एफर्ट होना बहुत जरूरी है, अच्छा लगेगा। ये स्टेट अब लगभग 25वें साल की तरफ 2025 में प्रवेश करने जा रहा है। ट्राइबल स्टेट है, बैकवर्ड ट्राइबल स्टेट है, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल सबसे ज्यादा है, बैकवर्ड और SC ST अपन कहते हैं OBC, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसकी है। और सबसे बड़ी बात है कि बादौर और सपरे की ये
कर्म भूमि रही है। पंडित माधवराव सप्रे जी ने बड़ा काम किया है। यहाँ के बिना पेंडा रूट से उन्होंने अपना पत्र निकाला, छत्तीसगढ़ मित्र, और सबसे पहली जो कहानी उन्होंने लिखी थी वो यहीं पर लिखी थी। उनका गीता रहस्य का अनुवाद है। तो सप्रे जी पर एक बड़ा काम है। जब ये आयोजन यहाँ होगा तो हम जिस तरह से हमारे चेयरमैन साहब और सभी पदाधिकारीगण महापुरुषों को जिस सम्मान से हम आगे सम्मान के माध्यम से लोगों को सामने लाते हैं और उनके योगदान को, उनकी स्मृति को संजोए रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो पंडित माधव प्रोफेसर अंजन कुमार बनर्जी साहब की तरह हमारे जो आगामी जो अप्रैल में कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पंडित माधवराव सप्रे जी को भी विशेष रूप से उनका स्मरण किया जाएगा और उस पर भी कुछ काम हो सकेगा तो बेहतर होगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि जहां तक मैं देखता हूं हमारे आदरणीय कौशल मिश्रा जी बहुत अच्छे रचनाकार हैं और आपके निर्देशन में इस पर पंडित माधवराव सप्रे जी और पद्मश्री प्रोफेसर A.K. बनर्जी साहब पर एक पूरी की पूरी जो उनका व्यक्तित्व कृतित्व है इसको आधार के रूप में रखकर हम लोग छत्तीसगढ़ की जो कॉन्फ्रेंस है उसको केंद्रित करेंगे। और मेरा यह भी प्रयास है कि कुछ अच्छे शोध पत्र का यहाँ पर वाचन किया जाएगा और शोध पत्रों का प्रकाशन भी करने का प्रयास होगा। तो ये एक पूरी हमारी तैयारी होगी। तो अभी हमारे पास में वक्त है थोड़ा उसके लिए, तो सम्मान के साथ साथ युवाओं को आकर्षित करने के लिए, नए शोधार्थियों को आकर्षित करने के लिए, विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए हमारा ये प्रयास होगा कि पद्मश्री प्रोफेसर अंजन कुमार बनर्जी साहब, पंडित माधवराव सप्रे जी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ऐसे कर्मयोगी लोगों को उनके कृतित्व पर कुछ ना कुछ हम सब अपना थोड़ा बहुत योगदान करके कुछ साहित्य तैयार करें और उसे हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सामने रखें, तो शायद इस कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी सफलता होगी। मैं निश्चित रूप से जब इसका प्रोग्राम तैयार हम करेंगे तो आपके समक्ष हम इसका भी प्रस्ताव देंगे कि इस तैयारी के साथ में हम अपने कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएं, जिससे भविष्य में जो कॉन्फ्रेंस जब AGM की जहां भी बैठक होगी तो हम जिस स्टेट में होंगे उस स्टेट की जर्नलिज्म को, वहां की पत्रकारिता के, वहां के पत्रकारिता की जिन लोगों ने बुनियाद डाली है, जिन लोगों का योगदान रहा है, उसको हम लोग उस राज्य में जरूर रेखांकित करें। ये एक बेहतर कार्य हो सकता है। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस की तैयारी हम शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी, मैं इसे आपसे शेयर करूंगा और जनवरी से हम उसका प्रयास तेजी से करेंगे ताकि समय पर और बेहतर ढंग से हम अपनी कॉन्फ्रेंस को पूरा कर सकें, उसको सफल बना सकें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई इसमें कुछ जिज्ञासा या प्रश्न हो तो आप मुझसे करना चाहें। नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं है आदरणीय साहिब जी। और जी, प्रथम तो हम अपने ISMP परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं सर। कि आपने सहज भाव से अपने जो स्नेह भरा विश्वास है उसको आपने यहाँ पर जो प्रकट किया ISMP के लिए, वो निश्चित रूप से ये वंदनीय है और हम सब आपके साथ हैं। जो भी आपको हमसे जो परामर्श करनी है या जो भी आपको आवश्यकता हो, जो मूल चीजें हैं उसको हम जरूर आपको उपलब्ध कराएंगे, आपके साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे
लेकिन एक गुजारिश ये भी है कि जैसे कि अप्रैल में 15 अप्रैल के पहले ही कुछ अगर करना है तो आप कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर गर्मी फिर तेजी से बढ़ने लगती है। हाँ, इसीलिए उसके मैंने बाद कहा तिथियां थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं, आगे नहीं जी होंगी, जी पूर्व होंगे। नहीं, इसीलिए 5 और 6 अप्रैल तो शुरुआत का ही है ना। बहुत जी, करेंगे तो एक हफ्ता और उसको ले जाएंगे, आगे करेंगे, यही होगा। इसमें ले जाएं, क्योंकि बजटिंग ईयर होता है, तो ये जी संभव है कि उसे मार्च में कंप्लीट कर दें, और मार्च बेटर होता है वेदर के हिसाब से। नहीं, मार्च में इसको आप ना करें, मार्च में ना जी, करें, अप्रैल में ही करें। अप्रैल में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में आप इसको विचार करें। ठीक है। और ये ध्यान दें कि सैटरडे संडे हो, ताकि और लोग जो होने वाले हैं, उनके लिए भी सुविधा हो सके। हाँ, वैसा ही तिथियां उसी तरह से होंगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा, शेयर कर दूंगा। जी, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं, वो आपका एक स्वागत करें। और इसके लिए मैं कौशल जी को पहले आमंत्रित करता हूँ। नहीं, स्वागत का कोई विषय नहीं है, मैं तो अभिनंदन आप सबका कर रहा हूं कि हमारे इस नहीं, कॉन्फ्रेंस आप सभी आए। आप आपका भी, आपको भी आभार जो प्रकट करना है, वो हमारा भी दायित्व है। तो इसलिए कौशल जी से अनुरोध है कि कौशल जी आप साहिब जी को आप धन्यवाद है। आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट करें। आप शाहिद सर ने जो कहा वो अभिनंदनीय है, और ये तो हमारे आईएसएमपी के बढ़ते कदमों की आहट बता दिया शाहिद सर ने, कि कार्यक्रमों की जो रूपरेखा सुना, तो ये एक प्रकार की हम लोगों के बढ़ता हुआ जो एक डेकोरम है, उसका एक आहट लग गई कि छत्तीसगढ़ में हमारा एक नया पुनर्गठन या नया पुनर्जन्म होगा। इसके लिए मैं शाहिद जी के लिए आभार प्रकट करता हूं, और हम सभी लोग वहां पे हाजिर रहेंगे शाहिद जी के साथ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, जी शुक्रिया। तहसीलदार साहब। हाँ सर, जी सर। हाँ, अभी जो डॉक्टर शाहिद अली साहब ने जो बताया, जो कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में, यानी बहुत ही उन्होंने आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ सब बताया, और उन्होंने अपने ऊपर बहुत भी जिम्मेदारी ले ली है। और सचमुच एक शानदार जो है कॉन्फ्रेंस वहाँ हो जाएगा। अब जो विचारों की चर्चा यहाँ पर हो गई, सचमुच बहुत अच्छा है। हमसे भी जो योगदान दे पड़े, हम जरूर आपको दे देंगे, और इस कॉन्फ्रेंस में अच्छा एक कॉन्फ्रेंस बन जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद सर। आपका योगदान यही है कि आप शिरकत करें उसमें। जरूर जरूर सर, जरूर जरूर आने आएंगे तो आएंगे, उस हिसाब से छत्तीसगढ़ क्या है। जरूर आएंगे। आदरणीय कादरी साहब। जी, शाहिद साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उन्होंने पूरी टीम का बोझ अपने सर लिया। अब इससे ज़्यादा ये बधाई क्या दी जा सकती है कि उन्होंने सब लोगों का उत्साह बढ़ाया। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने जिम्मेदारी सब ली, जो बहुत कुछ ले सकते थे। लेकिन हम लोग जिस लायक हैं, अगर कोई भी काम हो तो उसके लिए तैयार हैं, वो उसका मतलब सहयोग लेना चाहें तो उससे पीछे नहीं है। बहुत आपको बधाई, बहुत बधाई। जी जी सर, आपका अभिनंदन है, आप आए, बस मेरे लिए और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी खुशी होगी है। धन्यवाद जी, मैं उपस्थिति हो वहाँ। जी, डॉक्टर चेतन भट्ट जी। जी जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शाहिद सर ने सर जितनी सरलता और सहजता से पूरा मतलब
इस कार्यक्रम और आयोजन का पूरा जो भार है वो स्वीकृत कर लिया। तो इसके लिए सर मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि सर मैं आपका एक विद्यार्थी होने के, शोधार्थी होने के नाते आपसे अनुरोध और आग्रह दोनों करता हूँ कि यदि हमारे लिए कोई कार्य होगा तो आप सुनिश्चित तरीके से, बिना बेझिझक तरीके से हमें कार्य सौंपिएगा। हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा सर। और आने वाले समय में आशा है कि एजीएम में सभी लोग, सभी सदस्यगण, पदाधिकारीगण उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का सफल आयोजन के रूप में इसको पूरे तरीके से एंजॉय करेंगे सर। जी, धन्यवाद बट सर अपेक्षाएं हैं, निश्चित रूप से उन जी अपेक्षाएं सामने जरूर रखेंगे। जी जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल हाँ, सर। आदरणीय काजी साहब, काजी साहब जी, जी। अभी आईएसएमपी के माध्यम से पूरे भारत के हर एक कोने की संस्कृति जानने का एक मौका आ रहा है, और उस हिसाब से अभी महाराष्ट्र में कोल्हापुर हो गया, वर्धा हो गया, और इसके बाद छत्तीसगढ़ जाने का मौका आ रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। और वहाँ इस्तकबाल करने के लिए शाहिद अली जैसी जबरदस्त पर्सनैलिटी वहाँ पर काम कर रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो छत्तीसगढ़ आने के लिए हमें बहुत खुशी होगी। और शाहिद अली सर, आपको भी कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ भी प्रॉब्लम फाइनेंशियली, मैन पावर का, तो बेझिझक बता दीजिए, हम कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। और छत्तीसगढ़ के लिए 36 लोग तो आराम से आ जाएंगे। जी, नहीं नहीं, आप आए, हमारे लिए इतना बहुत है। आप जरूर जरूर आइए आइए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। जी, ताम्रध्वज जी, ताम्रध्वज जी, हेलो हेलो, ताम्रध्वज जी सुन रहे हैं? हेलो, ताम्रध्वज जी, सुनाई पड़ रहा है आपको? नहीं सुन रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शाहिद अली जी। अब हम दूसरे विषय पर को लेते हैं। जो संस्थान का जो कोर्स है, मैंने अभी बताया, काफी कमजोर है। तो इसके कोर्स में वृद्धि के उपाय पर विचार विमर्श के चरण में हम लोग हैं। तो आप सभी से मैं यहाँ पर राय सुनना चाहूंगा कि इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। अगर यहाँ पर संभव है तो चर्चा कर लें, नहीं तो अपनी राय, जो हमारा ऑफिशियल, जो आईएसएमपी का ऑफिस बियरर का इंफॉर्मेशन ग्रुप है, उसमें आप अपनी राय साझा करें। तो जैसा आप लोग उचित समझें, तो बेहतर ये होगा कि अगर आप लोग उसमें अगर कोई टिप्पणी करते हैं संस्थान के कोष वृद्धि के संबंध में, या अभी हम चर्चा करेंगे सदस्यता अभियान पर, तो इस पर भी बात आगे बढ़ेगी तो सभी लोगों को ये पता चल जाएगा, जितने हमारे ऑफिस बेरर हैं, कि आज की चर्चा में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भागीदारी की, उनका महत्वपूर्ण विषयों पर क्या मत है। तो इससे हमें मदद मिलेगी कि और इस योजनाओं को हम तेजी से आगे बढ़ा सकें। जैसे सदस्यता शुल्क में कैसे वृद्धि की जाए, और सदस्यता अभियान को कब और कैसे शुरू किया जाना चाहिए, और उसका स्वरूप क्या हो, जिम्मेदारियां क्या हो, इस पर आप लोग अपनी चर्चाओं से अगर आप उसमें अवगत कराएंगे तो और लोगों को इसकी जानकारी मिल पाएगी। तो जैसा आप लोग चाहें वैसा यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। शाहिद जी बताएं।
जी, इसमें हमें एक ऐसा लगता है कि कोई एक फोरम हमें बनाना चाहिए जो किसी ना किसी नाम से हो। जैसे हमने संस्थान की जो आपने नींव जिस तरह से रखी है, जो बुनियाद आपने रखी है, तो एक हमें यूथ फोरम इसके लिए तैयार करना चाहिए, या तो स्टूडेंट्स के रूप में हो या रिसर्च स्कॉलर्स के रूप में हो। मेरे ख्याल से जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं उनका एक फोरम अपने आईएसएमपी के जरिए तैयार हो, तो उसमें सदस्य संख्या भी बढ़ेगी और हमारा जो पर्पस है, उद्देश्य है कि हम अपने चीजों को नई पीढ़ी को हस्तांतरित करें, और वो जो उद्देश्य है बहुत जरूरी भी है कि जब तक हम उन्हें हस्तांतरित नहीं करेंगे या हम अपने संस्थान के जो प्रमुख कार्य हैं, जो उसके नैतिक सिद्धांत हैं, उन सबको अपने यूथ तक पहुंचाने का काम जब तक हम नहीं करेंगे तो शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक रास्ता ये है कि स्टूडेंट फोरम हम तैयार करें जो नॉमिनल सदस्यता के रूप में उनका हो, और दूसरा एक फोरम उनका भी हो सकता है, जैसे कई बार चर्चा होती है जो मीडिया में नए पत्रकार प्रवेश करते हैं, पत्रकारिता की जो नई पीढ़ी आ रही है, उनके सामने काफी तरह की, बहुत तरह के चैलेंजेस हैं, बहुत तरह की चुनौतियां हैं, और खासतौर पर चुनौतियां उनके सामने ये है कि सनसनीखेज खबरों को रखने के लिए ज्यादातर संस्थान उनको निर्देशित करते हैं कि किस तरह से सनसनीखेज चीजें सामने आए, लेकिन जो हमारी जो नई पीढ़ी है जो पत्रकारिता में प्रवेश कर रही है वो उससे सहमत नहीं है इस तरह की चीजों से। तो उन्हें दिशा निर्देश देने के लिए नंबर एक कि हम उन्हें मूल्यानुगत मीडिया के जो सिद्धांत हैं, उसके जो आदर्श हैं, जो उसके सूत्र हैं, उस पर हम उन्हें तैयार करने के लिए एक अलग से कार्यक्रम बनाएं। और दूसरा जो है, जिस तरह से एआई का पदार्पण हुआ है, डिजिटल जो रिफॉर्म हो रहे हैं उसमें एआई सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एआई किस तरह से आज हमारे न केवल मीडिया में बल्कि पूरी हमारी जिंदगी में किस तरह से दखल पैदा कर रहा है, तो इसको समझने समझाने वाले लोगों की बहुत कमी है। तो हम इस पर भी एक पूरा का पूरा कार्यक्रम तैयार करके यदि हम ऑनलाइन के माध्यम से ही कुछ अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सके, तो इसमें बहुत सा यूथ, जो नई पीढ़ी जो आ रही है मीडिया के क्षेत्र में, वो जुड़ेगी, तो हमारा संस्थान भी स्ट्रेंथ, उसके संस्थान को स्ट्रेंथ मिलेगी, मजबूत होगा। और निश्चित रूप से आप समस्त लोगों को देख रहा हूं मैं, सब जितने भी लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में बहुत सशक्त लोग हैं, तो शायद उस क्षेत्र से जो लोग जुड़ेंगे तो एक पूरी की पूरी लीडरशिप भी उस पीढ़ी को मिलेगी आपके माध्यम से। तो मेरा ये एक सुझाव है कि न केवल हम सदस्य संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बल्कि हम अपने संस्थान को कितना उपयोगी बना सकते हैं आज के समय के हिसाब से, आज के परिदृश्य में, उस पर भी हम काम करेंगे तो शायद हमारी एक बड़ी जो है कामयाबी होगी, एक बड़ी सफलता इसके माध्यम से मिल सकती है। जी, धन्यवाद साहिद जी। साहिद जी, ये सब जो विषय हैं, ये आज के चर्चा में इसको फाइनल नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ विषय जो हमारे विचारणीय आज रखे गए हैं, यहाँ पर जितने भी आज हमारे साथ वरिष्ठ सदस्य मौजूद हैं,
मैं इस चीज को फिर से दोहराना चाहता हूँ कि इस तरह का जो विचार है वो और जो पदाधिकारी सभी के बीच जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने पद का इस्तेमाल करते हुए, उल्लेख करते हुए, ये जो इंफॉर्मेशन आईएसएमपी ऑफिस बेरर का ग्रुप है जिसमें सूचनाएं जाती हैं, उनमें आप अपने इस मत को, जो जैसे कि सदस्य बीमा सुरक्षा योजना नंबर 1, और दूसरा ये संस्थान कोष वृद्धि का उपाय, सबको समेटते हुए, और तीसरा जो है अभी चर्चा में शामिल होने वाला था, लेकिन इसको अभी हम चर्चा में शामिल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इस पर भी आप लोग अपना विचार पहले रखें। जैसे कि संस्थान द्वारा एक नियमित अखबार प्रकाशित करने की संभावनाएं, तो इस पर कौशल मिश्रा जी से बात हुई थी, उन्होंने काफी रुचि भी दिखाई थी, लेकिन इसमें वही है कि आरएनआई से पंजीकरण, उसके प्रकाशन की व्यवस्था, उसमें आय व्यय सारी संभावनाएं हैं, तो इस पर भी अपना मत रखें। और साथ में तो ये करीब 3 विषयों पर आप लोग अलग अलग उस ग्रुप में अपने नाम से अपने मत को आप व्यक्त करें, प्रकाशित करें, ताकि इस पर और चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, लोगों के बीच में अधिक से अधिक हम इसको उपयोगी बना पाए। तो ये मेरा सुझाव है और आग्रह भी है, तो जैसा आप उचित समझे वैसा आप बताएं। एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ इसमें कि जो प्रकाशन की बात है, इससे पूरी सहमति है हमारी, और एक श्रम साध्य कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है, वो बहुत बड़ा काम है। यदि हम इसे करने जा रहे हैं, उससे पहले हम एक छोटा सा काम और कर सकते हैं कि वेब पोर्टल पर अपनी एक वेब पोर्टल तैयार करके उस पर अपनी न्यूज शेयर करें, है ना। तो मेरे ख्याल से इसका रीच बहुत ज्यादा है, इसके हम कई ग्रुपों में जा सकते हैं, तो और बेहतर तरीके से उस पर काम किया जा सकता है। और उसके बाद जो है, हम जो आरएनआई के माध्यम से जो न्यूज़पेपर पब्लिश करने की बात अपन सोच रहे हैं, उससे इसको गति मिल जाएगी उस काम को, तो इस पर भी एक थोड़ा सा किया जा सकता है। शायद जी आपको सूचना देना चाहता हूँ, मैंने एक व्हाट्सएप पर एक आईएसएमपी का चैनल बनाया, उस पर लोगों को, चूंकि एक पब्लिक चैनल है, उस पर कोई सारे लोग, देश के लोग जितने भी जुड़े हैं, देश विदेश के सभी लोगों के पास जाएगा। तो उसमें मैंने आमंत्रित किया था, लोगों को सूचना दिया था, लेकिन हमारे समझ से केवल 4 मेंबर उसमें ज्वाइन हुए हैं अभी तक। तो उसमें पहली बात कि आप लोग ज्वाइन करें, उसमें जाकर के आप पोस्ट करें, और इसमें ऑफिस बेरा वाले में भी पोस्ट करें अपने इन विषयों पर जो आपके विचार हैं। तो व्हाट्सएप पर भी चैनल बना हुआ है, आईएसएमपी चैनल, उसका भी लिंक मैं अभी शेयर कर देता हूँ, शेयर कर दूंगा इस पर ग्रुप में, ऑफिस बेरा इंफॉर्मेशन ग्रुप में ही शामिल करूंगा। बहुत बढ़िया जी। तो उसको आप लोग ज्वाइन करें, और फिर उस पर भी आप लिखें, और ये जो इंफॉर्मेशन ये ऑफिस बेरर का है उस पर भी लिखें, तो इससे हम लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जी जी जी, धन्यवाद। साहिल सर एक छोटी सी एक बात है जी। मैं विदर्भ में बहुत सारे मीडिया प्रोफेशनल से जुड़ा हूँ जी जी। मैंने जो पुराने लोग हैं, पुराने पेपरों को चलाते थे जो लोग, उनसे जुड़ा हुआ हूँ जी। और ये जो मीडिया प्रोफेशनल्स के जो बच्चे हैं, माने ये जो डिग्री कर रहे हैं, उनसे भी जुड़ा हूँ जी जी। तो मैं ये देखता हूँ हरदम कि विचारों के संबंध में मैं देखता हूँ
कि जब ये कॉलेजेस थे या नहीं थे, पहले नहीं थे कॉलेजेस, आज से करीब 40 साल पहले कॉलेजेस की कमी थी या नहीं थे ये मेरे को मालूम नहीं, लेकिन उस समय की पत्रकारिता और इस समय की पत्रकारिता में जमीन आसमान का अंतर है जी। सब कुछ टूल्स वगैरह जो हैं पत्रकारिता के, उसी जाने के बाद भी रवैया जो है वो एकदम सारगर्भित नहीं रहता है पत्रकारों का। आज के बच्चों को मैं बात करता हूँ, उनसे देखता हूँ, हिंदी विद्यापीठ में भी जाता हूँ, वहाँ के बच्चों से भी बात करता हूँ, और जो वैचारिक चीजें हैं जो उसमें गहराई रहती थी, वो जो आज से 40 साल पहले के जो पत्रकार कंस्ट्रक्टिव करते थे बगैर कॉलेजों के, वो अभी भी करते हैं बच्चे, अभी भी नो डाउट अच्छा काम करते हैं, और कुछ कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो गहराई थी शब्दों में, वाक्यों में, वो अब बहुत सारे बच्चों में ये आपके टूल्स रहने के बाद भी दिखने में नहीं आता। मैं पूरे विदर्भ में देखा, हमारे 11 जिलों में देखा, ये ऐसा क्यों हो रहा है पत्रकारिता में? सिर्फ ये क्या है, लूट लुटाऊ वाला काम है सब। चेहरे पे जैसे वो लगा लेते हैं पाउडर वगैरह और उसको प्रदर्शित करते हैं, वैसा 1-2 दिन प्रदर्शित होता है, उसके बाद वो चीज धीरे 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 रसातल में जाती रहती है। तो कोई चीज का कोई मेरे को ठिकाना, जिसको आप बोलेंगे प्लिंथ, कोई थोड़ा सा कम नजर आती। तो इसके बारे में आप, मैं तो पत्रकारिता के संबंध में नील हूं, तो ये इस संबंध में कैसे करें हम लोग? पेपर निकालें, अपने वैचारिक जो हैं, एक संगठनात्मक जो अपना विचारधारा है, या जैसे हमारी आईएसएमपी की एक सोच है जी, क्योंकि सभी प्रदेशों में हम लोग हैं, सब जगह हम लोग हैं, तो क्यों ना एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेके हम लोग एक पेपर, क्योंकि डिजिटल का मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे उतार पे है, थोड़ा सा किंचित देखा जाए तो किंचित उतार पे है डिजिटल। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये बड़ी जल्दी लोग भूल जाते हैं, मैंने देखा। माने बड़े बड़े माने व्हाट्सएप के ग्रुप बनाओ, आप उनमें बड़े बड़े लोगों को शामिल करो, लेकिन मैंने देखा है ये सब एक रूटीन जैसा हो गया है पूरे देश में, कि माने एक दूसरे से बात कर लेते हैं बुद्धिजीवी और उसके बाद वो चीज नील हो जाती। तो ऐसा एक माने एक जैसा एक समाचार पत्र हो कि जो प्रदेशों को जोड़े रखे और विचारवंत हो, ऐसा कुछ चीज सोचिए आप। जी, तो आप ठीक, क्या कर सकते हैं हम? देखिए, मैं तो कहूंगा एक छोटा सा शेर है इसमें, किस तरह जमा कीजिए अब अपने आप को, किस तरह जमा कीजिए अब अपने आप को, कागज बिखर रहे हैं पुरानी किताब के। तो आपका कहना एकदम जायज है कि जो चीजें थी वो पूरी तरह से लगभग बदल चुकी हैं और बदल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और बदलाव हो रहा है, बदल रही है चीजें, और उस बदलाव के साथ ही हमें खड़े होना है, क्योंकि जो नई जनरेशन है, जो यूथ है, जो आज के बच्चे हैं, जिस तरह का वो सोचते हैं, जिस तरह के विचार हैं उनके, वो हमें पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है उन पुरानी चीजों के या पुरानी बातों के, क्योंकि समय जिस तरह से बदला है, जिस तेजी से बदला है, और खासतौर पर इंटरनेट ने जिस तरह के बदलाव किए, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जितनी दुनिया तेजी से बदल रही है और विचार आ रहे हैं, अब देखिए लोगों को संभालना कठिन हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें उन्हीं की तरतीब में या उन्हीं के विचारों को लेते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वो जल्दी हमसे सहमत नहीं हो सकते हैं,
हम चाहें कि वो हमसे सहमत हो जाएं तो ये बहुत आसान नहीं है। तो हमें लेकिन कुछ चीजें ऐसी करना ही पड़ेंगी, कुछ इस तरह के नए तरीके हमें अपनी तकनीकी के माध्यम से सामने लाने पड़ेंगे जो चीजें समझ सके और उस दौर की तरफ लौट सके जिसकी जरूरत है। और यदि उनको बात समझ में आती है तो डेफिनेटली वो उस पर कायम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। और ये तो हर युग की समस्या रही है, हर जगह कोई युग ऐसा खाली नहीं रहा है। प्रेमचंद के समय में जो कुछ उन्होंने लिखा, तो आप देखिए पूरा करप्शन के अगेंस्ट लिखा, शोषण के विरुद्ध लिखा, यानी वक्त भी शोषण बड़ा था, बहुत बड़ा था, बड़ा मुद्दा था। और आज भी वैसा ही मुद्दा है। आज तो बल्कि हम शोषण के कहा जाए मित्र हो चुके हैं। जहाँ शोषण होता है वहां हम बोलते नहीं है, तो ज्यादातर लोग खामोश रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस होती चली जा रही है। तो हमें अपने रास्ते को तय करना है। यदि हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा रास्ता बहुत कॉन्क्रीट है, वो फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तो लोग उस पर जरूर चलेंगे, रास्ते पर जरूर जाएंगे। इस उम्मीद से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। जहां तक मैं आप जरूर क्योंकि मैं जिस तरह से विद्यार्थियों के बीच रहता हूँ, लोगों के बीच रहता हूँ, तो उनसे बड़ा उनके सवालों का बहुत ज्यादा जवाब देना पड़ता है। बराबर बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। कोशिश ये होती है कि नहीं भाई, हमें टूटना नहीं है। हाँ, है ना। तो जैसे आप देखिए कि प्रेमचंद का एक छोटा सा एक जगह जिक्र आता है, जब वो कहते हैं कि क्या भाई बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे क्या। ये एक छोटा सा सेंटेंस नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा जीवन दर्शन है। जीवन दर्शन है। आज हम बिगाड़ के भय से नहीं बोलते हैं ईमान की बात, तो जानते हैं ईमान क्या है। तो हमें उस दर्शन को जीने की तरफ यदि ले जाना है, तो शायद हमें खुद को उदाहरण बनना पड़ेगा और खुद को सूली पर टांगना पड़ेगा। अभी हम जिन काजी साहब की बात कर रहे हैं, उन्हें पद्मश्री दिलाने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जो तकलीफ सही है, जो जिस तरह का दर्द सहा है स्वाधीनता के लिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हम कार्यक्रम में गए, सुन रहे थे, रोंगटे खड़े हो गए। क्या किस तरह से उन्होंने उनका पैर कटा, किस तरह से उनके पैरों पर चोट की गई, किस तरह से उनको बेड़ियों में पकड़ा गया, किस तरह से जेल में रहे। तो पत्रकारिता तो जेल जब्ती जुर्माना ये तो इनाम रहा है पत्रकारिता का पहले। आज तो हम सुविधाओं के दौर में चल रहे हैं। मैं जिस जगह छत्तीसगढ़ में हूँ, यहाँ बस्तर में पूरी की पूरी एक लड़ाई चल रही है पत्रकारों की। पत्रकार गिरफ्तार किए जाते हैं, 4-4, 6-6 अरेस्ट हो जाते हैं, केवल खबरों में उनको फंसाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। तो समय थोड़ा सा बदला हुआ है। हमें बच्चे करने हैं तो उनके अंदर वो साहस आदरणीय डॉक्टर साहिब जी, विमर्श ये अलग से इस पर एक वेबिनार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद धन्यवाद। विषय बड़ा गंभीर है और ये मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा मैं इसका कुछ कहना चाहता हूँ इस संबंध में कि ISMP का जो उद्देश्य ही रहा है, वो मूल उद्देश्य है कि जो मीडिया में जो प्रोफेशन है मीडिया का, उसमें जो नैतिक गिरावट है, जो आचार संहिता के जो बिल्कुल विपरीत ये आचरण किया जा रहा है, तो उसके क्या कारण है। कारण बस ये ही है कि जैसे कि आपने कौशल जी ने कहा कि पहले के जो कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जो पत्रकारिता की पढ़ाई की जाती थी, उसमें मूल्य बताए जाते थे, आदर्श बताए जाते थे और एक नागरिक के कर्तव्य को बताया जाता था। और जो स्वतंत्रता पूर्व के जो हमारे जो जितने कैरेक्टर्स हैं, वो प्रकाशक भी रहे, संपादक भी रहे, मुद्रक भी रहे, वितरित हाकर भी थे, सब कुछ थे। और
स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो उन सबों उस दौर का जो एक ही उद्देश्य था कि हम अपनी गुलामी की जंजीरों को काटें। इसके लिए वो उन्होंने बहुत कुछ किया और इसके बाद भी स्वतंत्रता के पीरियड में और उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे साहित्यकार पत्रकार आए जिन्होंने बहुत कुछ कह दिया, हमारे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं पर, दुर्व्यवस्थाओं पर बहुत कुछ लिखा। तो उनका मूल्य कम नहीं होता, उनके विचार, उनके आदर्श मर नहीं जाते, वो जिंदा रहते हैं। तो हमें जो आज की जो पत्रकारिता सिखाई पढ़ाई जाती है उसमें जो हमारा एक चैप्टर है जो पहले हुआ करता था, स्वतंत्रता का जो होता था, जो स्वतंत्रता की लड़ाई में प्रेस की भूमिका और उसका योगदान क्या है, उसमें जो महत्वपूर्ण और चरित्र थे उनको पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था। तो उस समय जो मूल्य उनमें प्रवाहित किया जाता था विद्यार्थियों में, वो जो भी उस काल के लोग होंगे उसमें आज भी जीवित है। वो उनका एक पेशा भी है और नैतिक दायित्व भी है, उसको कर रहे हैं। लेकिन आज की जो पढ़ाई होती है वो शुद्ध रूप से केवल टेक्नोलॉजी पर है, उसको कैसे यूटिलिटी करके कैसे अर्निंग ज्यादा किया जा सकता है, कैसे चीजों को आम जनता के सामने रखा जाता है, ये सब तो बहुत पहले से सवाल उठता रहा है। प्रेस की आजादी पर, संपादकों और मालिकों के रिश्ते पर, पत्रकारों के रिश्ते पर, तो आज भी वो बड़ी बेरुखी से चीजें और कायम हैं, जिसमें कि वही चीजें आज सामने आ पाती हैं जिनसे कि प्रकाशक का हित होता। और कोई भी उसमें नौकरी करने वाला पत्रकार वो अपने को सुरक्षित तभी तक पाता है जब तक कि वो उसके मन के लायक न करे काम। तो बहुत चुनौती भरा एक पेशा भी है और नैतिक कर्तव्य भी है, दायित्व है। तो हम लोग चिंतित तो हैं, इसीलिए हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण हमारे चरित्र हैं उस समय के, उनके नाम को हम लोग स्मृति चिन्ह या जो सम्मान देते हैं, इस सिर्फ इसीलिए करते हैं कि आज की जो पीढ़ी है वो उनको हम चुने। वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं, मूल्य आधारित पत्रकारिता कर रहे हैं, रचनात्मक पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उनको बढ़ावा दिया जाए, उनके उत्साह को बढ़ाया जाए। जैसा कि शाहिद अली जी ने भी कहा था रत्नागिरी में कि हम सारे लोग, जितने लोग जुड़े हुए हैं, अधिक से अधिक उम्र वाले लोग हैं और परिपक्व लोग हैं, प्रौढ़ लोग हैं, युवा हमसे दूर है। आज भी ये सच है। इसीलिए हमने इन 7 सालों में इसी चीज को देखा है, व्यवहार रूप में भी देखा है। आपके सामने भी मैंने कहा कि अब केवल इंटीग्रेटेड सोसाइटी नहीं है मीडिया प्रोफेशनल्स की, उसके लिए हम लोग चिंतित न हो। वो हम जो जो समाज का जो जिम्मेदार वर्ग है वो सारा मीडिया प्रमोटर्स है, जो रास्ता दिखाए, आज की पीढ़ी को रास्ता दिखाए, समाज में और मीडिया में जो पीढ़ी है उसको रास्ता दिखाए, उसको अच्छे पथ पर चलने के लिए प्रेरित करे। तो हमारा दायित्व तो बस इतना है कि हम प्रमोट करें ऐसे जो पत्रकार हैं या जो सोशल वर्कर हैं जिनसे हमारे उद्देश्यों के अनुरूप काम हो रहा है, उनका उत्साहवर्धन करें। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मूल्यों को छोड़कर, अपने आदर्शों को छोड़कर केवल आज के रूखे सूखे रिश्तों को, भौतिकवादी जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल हम लोग आगे बढ़े, ये कतई स्वीकार नहीं है, न तो कभी होगा। तो इसलिए मेरा प्रयास यही है कि हमारे सारे लोगों का प्रयास यही होना चाहिए कि जो हमारे इतिहास की जो धरोहर है उनको भी साथ लेकर के उनके बताए हुए रास्तों को लोगों को बताएं, समझाएं, उन पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो यही है, मुख्य है
बात है, और हम चाहेंगे कि इस पर कभी और सारे लोग एकत्रित हों और बुद्धिजीवी नेतृत्व आदर वहां पर चर्चा हो। आदरणीय इसका कौशल मिश्रा जी को मैं 2 लाइनों में समेट दे रहा हूँ बात को, इन 2 जी पंक्ति। मिश्रा सर जी, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ सर, आ रही सर। हाँ, मैं 2 लाइनों में समेटना चाहता हूँ अपनी बात को, जो अभी मैंने कही। है जी अजीब है अजीब शहर की जिंदगी, है अजीब शहर की जिंदगी, न सफर रहा कयाम है अजीब शहर की जिंदगी, न सफर रहा न कयाम है, कहीं कारोबार सी दोपहर, कहीं कारोबार सी दोपहर, कहीं बंद मिजाज सी शाम है, कहीं बंद मिजाज सी शाम है। बहुत खूब। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत अच्छा। मुझे लगा कि बहुत थोड़ी अच्छे सर, बहुत अच्छे। ऐसी हो जो जी, बहुत धन्यवाद सर, आपने सुना। न सफर है न कयाम है। शायरी में और कविताओं में तो पूरा मर्म छिपा होता है, और पूरा जो आइडियोलॉजी है वो पूरी छिपी रहती है कई 2 पंक्तियों में। तो ये तो बहुत ही, बस ये है कि जो शायरी कविताओं का जो मर्म समझ सके, जो अर्थ समझ सके, उसके लिए है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच। अभी हमारे साथ और भी जैसे कि 2 हमारे अभी रह जाएंगे बिना चर्चा के, जैसे कि जो प्रोफेसर अंजन कुमार बनर्जी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन का जो हमारा पत्राचार हिंदी वाला बना है, उसको नारायणपुरकर जी के जिम्मे था। उन्होंने कहा था कि हाँ हम मराठी में भी इसको शुरू करेंगे, तो इसलिए उसको विषय को रखा गया था। तो आज अभी है नहीं, तो इस पर चर्चा नहीं हो पाएगी। और एक कार्यक्रम हमारा था जो औरंगाबाद का कार्यक्रम होना था 15 से 17 नवंबर के बीच, ये नारायणपुरकर के अनुपस्थिति के कारण आज इस पर हम बात नहीं कर पा रहे हैं। हम उनसे चर्चा करके इस पर आपको ऑफिस बेरर ग्रुप में, जो इंफॉर्मेशन ग्रुप है, उसमें आपको हम पोस्ट करेंगे, जो जैसा भी उस पर निर्णय होगा। और अभी हमारे सामने अंतिम जो विषय है, VCDD ISMP महाराष्ट्र का एक प्रस्तावित कार्यक्रम हुआ था कि अप्रैल में ही ये कार्यक्रम को किया जाए। वहाँ के जो रत्नागिरी के जो स्थानीय प्राइमरी स्कूल हैं, जो जूनियर हाई स्कूल तक के, उन बच्चों के बीच में पर्यावरण संबंधी, सामाजिक समस्याओं संबंधी कोई जन जागरण का स्पीच कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा बननी थी। तो अभी हमारे सामने केवल तहसीलदार असगर अली साहब हैं, रविंद्र इनामदार जी आज निकल चुके हैं। तो तहसीलदार असगर अली साहब से मैं इस पर सुनना चाहूँगा, ये जो कार्यक्रम है, बच्चों बनो होशियार हो देश सेवा को तैयार, तो इस पर, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ कर दें तो फिर आगे इस पर चर्चा करने में सहायता मिलेगी। आदरणीय हाँ सर, तहसीलदार हाँ सर, जी सर। जी बोलिए। ये जो प्रोग्राम है हमारे इनामदार सर ने जो थोड़ा सूचित किया हुआ है, और इसके संदर्भ में हम दोनों मिल जाएंगे इकट्ठा और चर्चा करके आपसे बताएंगे। अभी यहाँ इनामदार सर मेरे ख्याल से उपलब्ध थे जब तब से, फिर भी हम दोनों इस पे ऊपर चर्चा करते हैं और फिर बता देंगे। जी जी, धन्यवाद। हाँ, तो आज आदरणीय वरिष्ठ सदस्य मित्रों, आज लगभग सभी विषयों पर हमने चर्चा की, सार्थक चर्चा की, गंभीरता पूर्वक चर्चा की, और जिन पर निर्णय हो चुके हैं उस पर हम चाहेंगे कि उस पर सक्रियता से उस पर कार्रवाई हो, ताकि उन विषयों को हम
परिणति तक पहुंचा सकें, और जिनकी संभावनाएं हैं वो हमारे व्हाट्सएप जो ISMP का चैनल बना हुआ है उस पर जिन विषयों पर, मुद्दों पर आपको पब्लिश करना, अपना विचार देना, उसको आप रखें। और बाकी आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और लगातार जो अपनी जो आंतरिक शक्ति है उसको और मजबूत करें, विकसित करें। ये हम भी अपने को कह रहे हैं और आप सभी से भी हम अपनी बात शेयर कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं समझता हूँ कि अब इस बैठक को समापन की ओर ले जाया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। और इसके लिए हम ताम्रध्वज जी को आमंत्रित करते हैं, वो आज के इस कार्यक्रम को धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए समापन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्रशेखर साहब, मेरे को आभार प्रदर्शन का काम आपने सौंपा, और मैं आप सभी पदाधिकारियों का वक्त से वक्त निकाल के आप ये मीटिंग में, चर्चा में उपस्थित हुए और अपनी विस्तृत जानकारी दी, और आदरणीय काजी साहब को पद्मश्री पुरस्कार और देने की सहमति ISMP पदाधिकारी ने सहमति दी। इसके लिए मैं और गौरव महसूस करता हूँ, आनंददायी ये महसूस करता हूँ। और आप सभी पदाधिकारियों ने अपना अमूल्य वक्त निकालकर यहाँ ये चर्चा में उपस्थित रहे, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और एक थोड़ा जैसी शाहिद अली साहब ने अभी जो पत्रकारिता के बारे में जो भी जानकारी दी, निर्भर पत्रकारिता, इस विषय पर भी जानकारी मिली तो बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद में वक्त के बारे में बताता हूँ। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बनाता है, समय की वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर करे बंदे, नहीं ये वक्त ही ऐसा है कि ये कोयले को कोहिनूर बना देता है, कोयले को कोहिनूर बना देता है। धन्यवाद। वाह 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 बोरकर साहब, वाह। बोरकर भी वकील है, अदालत में जाकर शायरी करने लगे। वकील साहब भी शायर बन गए, बहुत अच्छी बात है। ये ISMP का है, ये सोहबत का असर है कि ताम्रध्वज को भी तरंगे आ रही। आपका भी जिक्र हुआ आज के मीटिंग में, उन्होंने भी बहुत आपको धन्यवाद देकर के समापन करना था ताम्रध्वज जी, आपके। हाँ, तो मैं आदरणीय चंद्रशेखर साहब की परवानगी से आज की ये विस्तारित बैठक समाप्त हुई ऐसी घोषित करता हूँ, और आप सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।